फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने यह डिस्कस किया था कि सिलेक्शन में जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। जब हम सिलेक्शन को यूज करते हैं तो वहां पर किस प्रकार के जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इस बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा कि सिलेक्शन में क्या क्या ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशन है वह है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। जनरली जब कई बार सिलेक्शन को किया जाता है तो वहां पर लैक ऑफ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव होता है, यानी हमारे पास ब्रीडर के पास कई बार कोई डेफिनिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि वह किस ट्रेट पर काम करे। तो इस अवस्था में ब्रीडर कई बार अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने एम को चेंज करता रहता है। कभी किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट के ऊपर काम करता है तो कभी दूसरे ट्रेट के को में सिलेक्शन करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा नहीं आता है। तो हमें इस चीज को अवॉइड करने के लिए जनरली अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो डेफिनेट रखने चाहिए। किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही लंबे समय तक उस पर टिके रहना चाहिए। जैसे हमें यदि किसी डेयरी हर्ड में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मिल्क प्रोडक्शन पर ही हमें अपने सारे ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, ना कि कभी हमने फैट परसेंटेज को बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो कभी हम उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी से रिलेटेड चीजों पर काम करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या होगा कि हमें जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा और बहुत लंबे समय तक हम काम करने के बाद अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगेंगे कि किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जनरली सिलेक्शन प्रोसीजर में काफी लंबा टाइम लगता है, धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेस होता है। तो एक लंबे जनरेशन के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद हमें वह प्रोग्रेस दिखता है। तो इसलिए हमें काफी पेशेंस के साथ इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है वह है नंबर ऑफ ट्रेट से रिलेटेड है। तो यदि हमने सिलेक्शन में एक सिंगल ट्रेट को यूज किया तो जो हमारा मेथोडोलॉजी होता है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर होता है, वो काफी सिंपल होता है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रेट को बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो काफी डिफिकल्ट होता चला जाता है। एंड यह होता क्यों है? क्योंकि एन एनिमल मे बी गुड इन वन ट्रेट एंड डेफिशिएंट इन अनदर। कोई एक ऐसा हर्ड में एनिमल हो सकता है जो किसी पार्टिकुलर ट्रेट में तो काफी अच्छा हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन दूसरे ट्रेट में वह डेफिशिएंट हो सकता है। तो उस कंडीशन में उस एनिमल को सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए, यह डिसीजन लेना काफी मुश्किल होता है। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमें कोशिश यह करना चाहिए कि हमें अपने नंबर ऑफ ट्रेट को मिनिमम रखना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट हो उसे ही अपने सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूटिलाइज करना चाहिए, उसे ही यूज करने चाहिए। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशंस आता है वह है फाउंडेशन स्टॉक से रिलेटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा फाउंडेशन स्टॉक एनिमल्स के होते हैं वो जेनेटिकली पुअर होते हैं, और जेनेटिकली पुअर होने के साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी नहीं होता है, वेरिएशंस नहीं होते हैं। तो हम उस अच्छे एनिमल को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से सिलेक्शन पर काम करना काफी मुश्किल होता है। तो हमारा फाउंडेशन स्टॉक थोड़ा अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी होना चाहिए ताकि हम उसमें सिलेक्शन को कर सके। अब जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आता है वह है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो कभी कभी जनरली ऐसा पाया जाता है कि सिलेक्शन कुछ एक पीरियड या कुछ एक जनरेशन तक तो काफी अच्छा काम करता है, फ्यू जनरेशन तक हमें इंप्रूवमेंट दिखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोग्रेस है वह स्लो होता चला जाता है, फिर एनिमल्स में प्रोग्रेस नहीं दिखता है। और यह होता है होमोजाइगोसिटी के बढ़ने पर। हम एक डिजायर्ड जीन को फोकस करते हुए, डिजायर्ड एलील को ध्यान में रखते हुए हम जनरली सिलेक्शन करते हैं, और जब उस एलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में बढ़ता चला जाता है तो होमोजाइगोसिटी, उस एलील का होमोजाइगोसिटी होना शुरू हो जाता है। और यदि
उस एक ट्रेट में नॉन एडिटिव जीन एक्शन काम कर रहा है, एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन की वजह से हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो होमोजाइगोसिटी होने की वजह से वह पार्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है एलील का वह नहीं बन पाएगा और जो एनिमल की परफॉर्मेंस है वह घटता चला जाएगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा मेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कि इस तरीके का जो जीन कॉम्बिनेशन है वह पॉपुलेशन के अंदर लगातार बनता रहे। अब जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन का सोर्स है वह है सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। कई बार हम जब सिलेक्शन करते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार का सिस्टम को यूज करते हैं, हम बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। रिजिड इस प्रकार से हो जाते हैं कि हम एक लेवल फिक्स कर लेते हैं, जैसे किसी डेयरी हर्ड पर हमने फिक्स कर लिया कि यदि पार्टिकुलर एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन 2000 केजी से कम होगा तो हम उस एनिमल को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो और यदि आपके हर्ड में 2000 केजी से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल की संख्या काफ़ी कम है तो आपको सिलेक्शन करने में काफ़ी दिक्कत आएगा और प्रोग्रेस भी बहुत स्लो होगा। तो इस प्रकार की रिजिडिटी हमें जनरली यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि हम इसे रिजिड हो जाएंगे अपने सिलेक्शन प्रोसेस में तो हमें मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वह है नंबर ऑफ एनिमल्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो हर्ड साइज है वह काफ़ी छोटा होता है, नंबर ऑफ एनिमल्स इन दी पॉपुलेशन बहुत कम होते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो हमारा सिलेक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन का सोर्स है वह है लेंथ ऑफ टाइम। तो यह मैंने जैसे कि शुरुआत में भी बोला था, यह सिलेक्शन का प्रोसीजर काफ़ी लंबा चलता है और इसमें यह जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है। कई सारे एनिमल में बहुत लंबे समय तक हमें प्रोग्रेस नहीं दिखता है। इवन कई बार तो सिंगल जनरेशन में जो प्रोग्रेस होता है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से ढक जाता है, मास्क कर लिया जाता है। तो एज ए ब्रीडर हमें काफ़ी पेशेंस रखना चाहिए। यदि हम पेशेंस रखेंगे और किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट के ऊपर लंबे समय तक सेलेक्टिव ब्रीडिंग अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे तो एक लंबे पीरियड के बाद हमें सिलेक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने जो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं सिलेक्शन में, उसके बारे में देखा। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो सिलेक्शन प्रोसीजर में किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उस बारे में हमने चर्चा किया और आशा करता हूं कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होगा। यदि नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।